Hello and welcome, my dear students. This is Vivek Bhardwaj from V&V Study Point, and today we are going to study about pronoun. आज हम pronoun के बारे में पढ़ने वाले हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले पिछली वीडियो जो मैंने नाउन के लिए बनाई थी, अगर अभी तक आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो नाउन की वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन के लिंक में मिल जाएगी, या तो फिर आप चैनल पे विजिट करके नाउन की वीडियो देख सकते हैं। तो उसी वीडियो में मैंने ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा था कि स्पोर्ट्स क्या है, ठीक है ना। तो स्पोर्ट्स क्या है, एक प्रॉपर नाउन है या कॉमन नाउन है। तो मैंने इसका आंसर आपको बताया था कि वो कॉमन नाउन है। और आपसे मैंने ये सवाल पूछा था कि क्रिकेट क्रिकेट क्या है, तो बहुत लोगों ने प्रॉपर नाउन का आंसर दिया है, लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि प्रॉपर नाउन जो आंसर दे रहे हैं उनका जवाब गलत है। इसका आंसर भी कॉमन नाउन हो जाएगा। देखिए, इसके दो रीज़न है। पहला रीज़न तो ये है कि क्रिकेट, यहाँ पर जो क्रिकेट शब्द है तो यह एक स्पोर्ट्स भी है, खेल है ना। और साथ ही साथ ये एक इंसेक्ट का भी नाम है, ठीक है। तो ये कोई प्रॉपर तो नेम हुआ नहीं, इस वजह से इसे प्रॉपर नाउन नहीं कहा जाएगा, ये एक कॉमन नाउन में चला जाएगा। क्रिकेट, हॉकी, बैडमिंटन, जितने भी स्पोर्ट्स हैं उन सभी स्पोर्ट्स को क्या करेंगे, वो सभी के सभी स्पोर्ट्स हमारे कॉमन नाउन में आ जाएंगे। इसका नेक्स्ट रीजन जो है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। जब भी आप क्रिकेट को देखेंगे कहीं पर भी लिखा हुआ, तो इसका ये फर्स्ट लेटर अगर वो एज ए सब्जेक्ट यूज हुआ है तब तो कैपिटल होगा, लेकिन कहीं पर भी बीच में आएगा तो ये स्मॉल लेटर से लिखा जाता है, ठीक है ना। तो ये है इसका सबसे बड़ा रीज़न। तब भी आप समझ जाएंगे कि ये एक कॉमन नाउन है, ना कि प्रॉपर नाउन है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले प्रोनाउन की डिफिनीशन देख लेते हैं कि प्रोनाउन की डिफिनीशन क्या होती है। इसे हिंदी में सर्वनाम कहा जाता है। ए प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज़ यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन। तो यहाँ पर हमें समझ में क्या आ रहा है कि सर्वनाम वह शब्द है जो संज्ञा के बदले में प्रयोग किया जाता है। बिल्कुल सही। संज्ञा के जगह पर इस्तेमाल होने वाला जो शब्द होता है वही प्रोनाउन कहलाता है। जैसे कि एग्जाम्पल्स में ही, शी, इट, दे, आई, वी, यू, मी, अस, ईटीसी। ही किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो पुरुष वर्ग के लिए, और शी स्त्री वर्ग के लिए, इट वस्तुओं के लिए इस्तेमाल किया जाता है। प्रोनाउन इज डिवाइडेड इनटू 9 पार्ट्स। प्रोनाउन को 9 भागों में वर्गीकृत किया गया है। पहला है पर्सनल प्रोनाउन, जिसे हम व्यक्तिवाचक सर्वनाम कहते हैं। दूसरा है पॉजेसिव प्रोनाउन, जिसे हम स्वत्वबोधक सर्वनाम कहते हैं। तीसरा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, निजवाचक सर्वनाम। एम्फेटिक प्रोनाउन, दृढ़तावाचक सर्वनाम। रिलेटिव प्रोनाउन, संबंधवाचक सर्वनाम। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, निश्चयवाचक सर्वनाम। इंडेफिनिट प्रोनाउन, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, प्रश्नवाचक सर्वनाम। नाइन्थ, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, वितरणवाचक सर्वनाम। अब इन सभी को हम एक एक करके डिटेल में देख लेंगे। फर्स्ट है हमारा पर्सनल प्रोनाउन। द प्रोनाउन विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ पर्सन और थिंग इज कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउन। बिल्कुल सही। पर्सन की जगह पर इस्तेमाल किया जाने वाला जो शब्द होगा हमारा, वही हमारा पर्सनल प्रोनाउन कहा जाएगा, ठीक है। जिस सर्वनाम का प्रयोग व्यक्ति या वस्तु के स्थान पर किया जाता है उसे व्यक्तिवाचक सर्वनाम कहते हैं। आई, वी, यू, ही, शी, इट एंड दे आर कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन को पर्सन्स में बांटा गया है, जिसमें फर्स्ट पर्सन होता है, सेकंड पर्सन होता है और थर्ड पर्सन होता है। तो मैंने सिंगुलर और प्लूरल को अलग अलग कर दिया है। तो सिंगुलर में फर्स्ट पर्सन में क्या आ जाएगा, तो सब्जेक्टिव अगर देखा जाए तो वो आई हो जाएगा। अगर ऑब्जेक्ट में उसे देखें तो आई का ऑब्जेक्टिव केस मी हो जाएगा। सेकंड पर्सन में यू और ऑब्जेक्ट में भी यू। थर्ड पर्सन में ही, सी और इट आएंगे, और अगर इसका ऑब्जेक्टिव केस बनेगा तो वो हिम, हर, इट हो जाएगा। और इन्हीं का अगर प्लूरल देखें तो फर्स्ट पर्सन में आई का प्लूरल क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा। बिल्कुल, आई का प्लूरल वी। उसी तरह से यू का प्लूरल यू ही रहता है, तो सेकंड पर्सन में यू और यू सेम रहेगा। और यहाँ वी के
ऑब्जेक्टिव केस की बात कर लें तो वी का अस हो जाएगा। थर्ड पर्सन में ही सी इट आया था सिंगुलर में, और ही सी इट की जगह पर थर्ड पर्सन में जब हम लोग प्लूरल की बात करेंगे तो वहाँ दे हो जाएगा, और अगर इसका ऑब्जेक्टिव केस देखा जाए तो वो देम हो जाएगा। नेक्स्ट है पॉजेसिव प्रोनाउन। इसकी डिफिनीशन है, ए पॉजेसिव प्रोनाउन इज अ प्रोनाउन दैट इज यूज टू एक्सप्रेस ऑनरशिप एंड पोजीशन। ठीक है ना। प्रोनाउन का वह रूप जिससे अधिकार या संबंध का भाव व्यक्त होता है उसे पॉजेसिव प्रोनाउन कहा जाता है। तो यहाँ पर आपको दो वर्ड ध्यान में रखना है, ऑनरशिप या तो फिर पोजीशन आपको याद रखना है। इसके एग्जाम्पल्स हैं माइन, योर्स, हिज, हर्स, आवर्स, योर्स, देयर्स। ठीक है ना। यहाँ पर इस सेंटेंस में कैसे यूज़ किया गया है, तो दिस इज़ माई लैपटॉप, इट्स माइन, यह मेरा है। तो कहीं ना कहीं इस लैपटॉप पे हम अपना अधिकार दर्शा रहे हैं। तो माइन शब्द से यहाँ पर लैपटॉप पे जो अधिकार है वो यह व्यक्ति दर्शाना चाहता है। तो यहाँ पर माइन शब्द जो हो जाएगा यही हमारा पॉजेसिव प्रोनाउन हो जाएगा। पोसेस करना का मतलब ही होता है अधिकार करना। टू ऑनर समथिंग मीन्स आपका उस पर कोई अधिकार है। दीज ग्लासेस आर माइन नॉट योर्स, यह मेरे ग्लासेस हैं ना कि तुम्हारे हैं। ठीक है ना। तो यहाँ योर्स शब्द। उसी प्रकार से दिस इज माई ब्रदर्स बुक, इट्स हिज, तो हिज शब्द से ही ऑफर्ड टू स्वैप हिज कैमरा फॉर हर्स, आई विल शो यू टू योर रूम, आवर्स इज नेक्स्ट डोर। तो यहाँ आवर्स शब्द से द हाउस इज योर्स, द शिप इज देयर्स। ठीक है ना। तो ये जितने भी आप वर्ड्स देख रहे हैं ये सभी के सभी पॉजिटिव प्रोनाउन हो जाएंगे। नेक्स्ट है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, यानी कि निजवाचक सर्वनाम। A reflexive pronoun is the action performed by the subject is on the subject itself. वैसा सर्वनाम जिससे निजत्व का बोध हो और अधिपत्य का एहसास कराता हो उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल योरसेल्फ, माई सेल्फ, ये सभी शब्द कैसे होते हैं, तो ये सभी निजवाचक सर्वनाम यानी कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के होते हैं। आई विल डू इट माई सेल्फ, यह मैं खुद करूँगा। तो इस तरह के वाक्य जो होंगे जिसमें योर सेल्फ, माई सेल्फ आता है और इस पर प्रभाव इसका खुद पर ही पड़ता हो तो इसे हम निजवाचक सर्वनाम यानी कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। नेक्स्ट है एम्फैटिक प्रोनाउन। एन एम्फैटिक प्रोनाउन रेफर्स बैक्स टू अनदर नाउन और प्रोनाउन इन द सेंटेंस टू एम्फेसाइज इट। देखिए, जिन शब्दों का प्रयोग वाक्य में किसी नाउन या प्रोनाउन पर जोर देने के लिए या सब्जेक्ट की दृढ़ता प्रकट करने के लिए होता है तब इन्हें एम्फैटिक प्रोनाउन कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल आई माई सेल्फ चेक्ड ऑल द पेड बिल्स। माई सेल्फ क्या कर रहा है, तो ये एम्फेसाइज कर रहा है आई के लिए। एम्फेसाइज करना मतलब होता है बल देना या जोर देना। आई माई सेल्फ विल ट्राई टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। चलिए हम लोग एम्फैटिक और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बीच डिफरेंस देख लेते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न जो है एम्फैटिक प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को पहचानने में किया जाता है। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आज के बाद ये कन्फ्यूज़न बिल्कुल ख़त्म होने वाला है और ये बिल्कुल गारंटी है। चलिए तो एक एक करके हम लोग इन दोनों नाउन को देख लेते हैं। एम्फैटिक प्रोनाउन। एम्फैटिक प्रोनाउन का एग्जाम्पल अभी हमने देखा, आई माई सेल्फ सॉल्व दिस क्वेश्चन, मैं खुद इस सवाल का हल करूंगा या हल निकालूंगा। ठीक है। सी हरसेल्फ फाउंड द सॉल्यूशन, उसने खुद ही इसका हल ढूंढ लिया। ही हिमसेल्फ केम टू सी द पेशेंट, वह खुद मरीज को देखने आए थे। ठीक है। इन सभी एग्जाम्पल्स में हमें एक चीज़ देखने को मिल रही है, वो चीज़ क्या है कि यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद ही, है ना, सब्जेक्ट के साथ में ही माई सेल्फ का यूज़ किया जा रहा है। ठीक है। तो ये पहला पॉइंट, ठीक है ना, ये पहला पॉइंट है कि तुरंत सब्जेक्ट के बाद क्या होगा, माई सेल्फ का यूज़ इसमें किया जाएगा। देखिए यहाँ पर भी सी के साथ हर सेल्फ लगा है, ही के साथ हिम सेल्फ लगा है। तो ये पहला पॉइंट है जो कि आप पहचान सकते हैं कि एम्फैटिक प्रोनाउन किसे कहते हैं। इसका दूसरा पॉइंट मैं आपको बता दूं, एक छोटी सी ट्रिक अगर आप समझना चाहें तो इसे ट्रिक के माध्यम से भी समझ सकते हैं। अब देखिए एम्फैटिक वर्ड में फैट वर्ड आ रहा है ना, फैट। फैट का मतलब क्या होता है, मोटा। और मोटे लोग क्या होते हैं, दो लोगों के बराबर होते हैं। दो लोग एक साथ जुड़ जाएं
तो वो अकेला उसके बराबर हो जाता है। तो फैटिक से आप याद रख सकते हैं कि यहाँ दोनों एक साथ आएंगे, ठीक है ना, ये दो लोग आएंगे एक साथ में, सब्जेक्ट के साथ हर सेल्फ, हिमसेल्फ, या फिर आपका जो भी माई सेल्फ आएगा, उन सभी को हम लोग क्या कहेंगे, एम्फेटिक प्रोनाउन कहेंगे। इसका थर्ड पॉइंट जो है वो ये है कि यहाँ पर जो भी सब्जेक्ट होगा, अगर वह कोई कार्य कर रहा है तो उसका प्रभाव जो है ना वो किसी दूसरे पर पड़ेगा, ठीक है ना, दूसरे पर प्रभाव पड़ेगा, उसके खुद के ऊपर वो प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो मैंने खुद इस सवाल का हल निकाला, ठीक है ना। तो मैं वर्क कर रहा हूँ, किस पे वर्क कर रहा हूँ, तो मैं सवाल पर वर्क करता हूँ ना, मैं खुद पर वर्क तो नहीं कर रहा। इस सेंटेंस में भी आप वही देख पाएंगे कि उसने खुद ही इसका हल ढूंढ निकाला, ठीक है ना। तो उसने हल जो ढूंढा है वो किसी क्वेश्चन का हल ढूंढा है। वह खुद मरीज को देखने आए थे, तो वह आए तो खुद थे, लेकिन उन्होंने कार्य जो किया वो किसके लिए किया, मरीज को देखने का काम किया, यानी कि दूसरे पर वर्क किया जा रहा है। तो इस तरह का जो सेंस निकलेगा वो किस में आएगा, वो एम्फेटिक प्रोनाउन में आएगा। बस इतनी सी बात याद रखेंगे, आपका एम्फेटिक प्रोनाउन कभी गलत नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। देखिए, हम लोगों ने एम्फेटिक प्रोनाउन को कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के कुछ एग्जांपल्स को देख लेते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है ही हर्ट हिमसेल्फ प्लेइंग हॉकी, ठीक है ना। तो देखिए इसने क्या किया, ही हिमसेल्फ न लिख करके यहाँ लिखा हुआ है ही हर्ट हिमसेल्फ, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर ये क्या आ जा रहा है, तो ये एक वर्ब आ जा रहा है, ठीक है ना। तो इसका मतलब आपको क्या समझ में आ रहा है कि एम्फेटिक प्रोनाउन में सब्जेक्ट के तुरंत बाद माई सेल्फ या हर सेल्फ या फिर हिमसेल्फ का यूज़ किया जा रहा था, लेकिन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में क्या होगा, तो सब्जेक्ट के बाद तुरंत बाद ना इस्तेमाल हो करके बीच में एक वर्ब आएगा और उसके बाद हिमसेल्फ का इस्तेमाल किया जाएगा, ठीक है ना। ये हो गया आपका पहला पॉइंट। तो दूसरा पॉइंट आपका ये है कि जब भी यहाँ पर कोई वर्क होगा, ठीक है ना, जब भी यहाँ पर कोई वर्क होगा तो जो वर्क होगा वो खुद पर ही आन पड़ेगा, ठीक है। तो इसने देखिए यहाँ क्या किया, ही हर्ट हिमसेल्फ, उसने खुद को चोट पहुंचा ली, ठीक है। तो यानी कि जो भी यहाँ पर वर्क हो रहा है वो किसके ऊपर हो रहा है, वो उसी के ऊपर रिफ्लेक्ट हो जा रहा है। तो इस बात को आपको ध्यान ले रखना है कि रिफ्लेक्सिव में क्या होगा, वर्क रिफ्लेक्ट होकर के सब्जेक्ट के ऊपर ही वो चीज हो जाएगी, ठीक है। सेम एग्जांपल नीचे भी देखिए, सी एंजॉयड हरसेल्फ एट द पार्टी। तो यहाँ पर जो शी के ऊपर ही ये चीज हो रही है ना, ये हरसेल्फ किसके लिए आया है, शी के लिए ही आया है कि उसने पार्टी में स्वयं एंजॉय किया। तो ये उसी के ऊपर वो बात आ रही है। लेकिन ऊपर वाले एग्जाम्पल में हमने क्या देखा था कि मैंने खुद इस सवाल का हल निकाला, यानी कि उसने वर्क जो किया था वो सवाल पर वर्क किया था, लेकिन यहाँ पर जो भी वर्क किया जाएगा वो खुद के ऊपर ही आएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट एग्जाम्पल में इट सॉ इटसेल्फ इन द मिरर, ठीक है ना, मिरर में उसने खुद को देखा। तो मिरर में किसको देख रहा है, खुद को देख रहा है ना, तो खुद के ही ऊपर ये प्रभाव पड़ रहा है, ठीक। तो इस तरह से ये हमारा क्या हो जाएगा, ये दूसरा पॉइंट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन मतलब होता है संबंधवाचक सर्वनाम। रिलेटिव प्रोनाउन आर द यूज्ड टू रिलेट टू क्लॉजेज विच शेयर अ कॉमन वर्ड। ऐसे सर्वनाम जो संबंध का बोध कराते हों उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल दैट, हु, विच, etc, ठीक है ना। इसके नाम में ही पता चल रहा है आपको, यह संबंध बताएगा और ये दो क्लॉजेस के बीच में संबंध बताने का कार्य करता है। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का मतलब होता है निश्चयवाचक सर्वनाम। इन दिस टाइप ऑफ प्रोनाउन वी ऑफन यूज द वर्ड्स सच एज दिस, दैट। इट इंडिकेट्स ऑब्जेक्ट दैट वी ट्राई टू डिस्क्राइब, ठीक है ना। इसमें दिस, दैट, दीज, है ना, दोज, तो इस तरह के शब्दों का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। कुछ ऐसे सर्वनाम जो निश्चितता की भावना का बोध कराते हों उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे कि दिस, दैट, दीज, दोज, है ना। दिस इज माई बुक, दैट इज योर पेन, दिस आर माई बुक्स, ये मेरी किताबें हैं, दोज आर माई क्लॉथ्स, वो मेरे कपड़े हैं, ठीक है ना। तो इस तरह के कुछ एग्जाम्पल जो हैं वो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के होते हैं। लीजिए डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पर मैंने आपको लिए हुए हैं। जैसे कि दिस का अगर हम यूज़ करना चाहें तो दिस इज़ एन एप्पल अगर मैं बता दूं आपको, तो ये
हमारे नियर के लिए यूज़ होता है, मतलब कि अगर कोई वस्तु हमारे पास में रखी हो तो हम दिस का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। और अगर कोई वस्तु हमारे दूर है, ठीक है ना, तो वहाँ दैट का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर दैट इज़ अ कैट, ऐसे हम लोग बोलेंगे। और अगर ये तो हम लोग बात कर लिए सिंगुलर की, दिस और दैट किस चीज़ के लिए यूज़ होता है, तो ये हमारे सिंगुलर के लिए यूज़ होता है। तो इस बात का आपको ध्यान में रखना है। और अगर कोई चीज़ प्लूरल होगी तो वहाँ पर हम दीज का इस्तेमाल करते हैं, और दीज का इस्तेमाल भी नियर ऑब्जेक्ट्स के लिए किया जाता है। दीज आर एप्पल्स, ठीक है ना, तो ये एप्पल है। उसी प्रकार से दोज का इस्तेमाल हम लोग क्या करेंगे, प्लूरल के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर दो कैट्स हैं, तो दोज आर कैट्स, ठीक। तो ये फार ऑब्जेक्ट्स के लिए होता है। तो दिस और दिस नियर ऑब्जेक्ट्स, दैट और दोज फार ऑब्जेक्ट्स। नेक्स्ट हमारा है इंडिफिनिट प्रोनाउन, यानी कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिस तरह से निश्चयवाचक है तो वैसे ही अनिश्चयवाचक भी होता है। तो आइए देखते हैं। इसकी डिफिनीशन में लिखा है, द प्रोनाउंस यूज्ड इन द सेंटेंस विच डू नॉट रेफर एनी पर्टिकुलर पर्सन और ऑब्जेक्ट। मीन्स कोई भी पर्टिकुलर पर्सन की तरफ यह इंडिकेट नहीं करेगा। प्रोनाउंस दैट आर यूज्ड इन जनरल वे आर कॉल्ड एज इंडिफिनिट प्रोनाउन। इसकी हिंदी में जो परिभाषा है वो यह है कि वैश्य सर्वनाम जो अनिश्चय की स्थिति का बोध कराता है उसे अनिश्चय वाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि एनी, कोई, समथिंग, कुछ। फॉर एग्जाम्पल, आई नीड सम मनी, मुझे कुछ पैसे चाहिए। तो यहाँ पर कुछ शब्द तो आ गया है, सम, लेकिन इससे यह नहीं पता चल रहा है कि कितने पैसे चाहिए, 1000 चाहिए या 1 लाख चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर यह जो सम शब्द है ना, तो यह अनिश्चितता को दर्शाता है। तो इसका मतलब यह सम शब्द क्या हो जाएगा, तो यह अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा, यानी कि इंडिफिनिट प्रोनाउन हो जाएगा। उसी तरह से नेक्स्ट एग्जांपल है समवन एट द डोर, दरवाजे पर कोई है, ठीक है ना। तो समवन वर्ड जो यहाँ पर हो जाएगा यही हमारा क्या हो जाएगा, इंडिफिनिट प्रोनाउन हो जाएगा, ठीक है ना। लीजिए, इंडिफिनिट प्रोनाउन के कुछ मैंने एग्जांपल्स यहाँ पर कलेक्ट किए हैं। उन एग्जांपल्स को एक एक नज़र आप लोग देख लीजिए, तो आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी। जैसे कि सिंगुलर के लिए जब हम इंडिफिनिट प्रोनाउन का यूज़ करते हैं तो वहाँ पर अनदर, एनीबॉडी, एनीथिंग, ईच, है ना, समबडी, अदर। तो इस तरह के जितने भी आपको वर्ड्स यहाँ पर देखने के लिए मिल रहे हैं ये सभी के सभी क्या हो जाएंगे, इंडेफिनिट प्रोनाउन हो जाएंगे। उसी तरह से प्लूरल्स के भी कुछ शब्द हैं, ठीक है ना। तो देखिए प्लूरल में क्या आ जाता है, तो प्लूरल में हमारा बोथ आ जाएगा, यानी कि 2 लोग हो गए तो प्लूरल हो गया। फ्यू, कुछ लोग हो गए, फ्यूअर, मैनी, अदर्स, सेवरल, ठीक है ना। तो ये सभी के सभी वर्ड्स जो हमारे हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन के वर्ड्स हैं। उसी तरह से अगर बोथ सिंगुलर और प्लूरल की अगर हम बात करें तो सिंगुलर और प्लूरल दोनों में आने वाले कुछ शब्द ऐसे होते हैं, जैसे कि ऑल, एनी, है ना, मोर, मोस्ट, नन, सच, सम। तो ये सभी के सभी हमारे क्या हैं, ये सभी के सभी हमारे सिंगुलर और प्लूरल दोनों में आते हैं। तो ये सभी इंडिफिनिट प्रोनाउंस हैं। नेक्स्ट हमारा है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, प्रश्नवाचक सर्वनाम। द प्रोनाउंस दैट आर यूज्ड फॉर आस्किंग क्वेश्चंस इज नोन एज इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। वैसे सर्वनाम जो प्रश्न पूछने में उपयोग किए जाते हैं उसे हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम देख लेते हैं कि हु, विच, वेयर, वाट। तो ये सभी के सभी हमारे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में आते हैं। अगर इसका सेंटेंस में यूज़ देखा जाए तो हु आर यू, वेयर आर यू, व्हाट आर यू डूइंग, है ना, आप कौन हैं, आप कहाँ हैं, आप क्या कर रहे हैं। तो इस तरह के जो सेंटेंस होंगे वो सभी के सभी इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के अंतर्गत आते हैं। ये हु, वेयर और व्हाट जो वर्ड दिख रहे हैं इन्हीं को हम क्या कहते हैं, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के लिए एक चार्ट मैंने तैयार किया है, उस चार्ट को देख लीजिए। जैसे कि हु का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है, तो हु का इस्तेमाल हम लोग लोगों के लिए करते हैं, पीपल के लिए करते हैं, ठीक है ना। यूज्ड एज द सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब। देखिए हु लव्स पाइस, हु वॉन यस्टरडे। उसी प्रकार से हुम का इस्तेमाल जो होता है, हुम का इस्तेमाल भी लोगों के लिए ही किया जाता है और ये ऑब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल होता है। बस अंतर यही है हु और हुम के बीच में कि हु का इस्तेमाल हम लोग एज ए सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब करते हैं और हुम का इस्तेमाल एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब हम लोग करते हैं। यू सॉ हुम, ठीक है ना, यू वेंट विथ हुम, किसके साथ आप गए,
है ना, आपने किसको देखा, तो ये सभी के सभी कैसे यूज़ हो रहे हैं, तो ये सभी ऑब्जेक्ट के रूप में यूज़ हो रहे हैं। और यहाँ पर जो हु यूज़ हो रहा था ये भी लोगों के लिए इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन ये एज ए सब्जेक्ट इस्तेमाल हो रहा है, बस इतना सा डिफरेंस है। नेक्स्ट है हमारा हुज। ये फॉर पीपल एंड थिंग्स, ये लोगों के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है और कहीं ना कहीं वस्तुओं के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही साथ यह पोजीशन को दर्शाता है, मीन्स अधिकार को दर्शाता है। हुज इज दिस, ठीक है ना, यह किसकी है, तो किसका अधिकार है इस पर, ठीक है ना। इसी प्रकार से व्हाट है, तो व्हाट जो है ना वो एनिमल्स के लिए और वस्तुओं के लिए यूज़ किया जाता है। व्हाट इज दैट, है ना, जब भी हम किसी वस्तु को देखते हैं तो कहते हैं व्हाट इज दैट, यह क्या है। विच का इस्तेमाल देखिए एनिमल्स के लिए और थिंग्स दोनों के लिए किया जाता है। विच इज़ स्मॉलर, कौन सा छोटा है, ठीक है ना। विच इज़ फास्टर, कौन सा तेज है। विच इज़ हैवियर, कौन सा भारी है। तो इस तरह के जो वर्ड्स आपको देखने को मिल रहे हैं ये सभी के सभी हमारे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के अंतर्गत आते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारा है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, वितरणवाचक सर्वनाम। द प्रोनाउन विच रेफर्स टू द पर्सन और थिंग्स टेकन वन एट अ टाइम इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। वैश्य सर्वनाम जो एक समय में एक व्यक्ति या वस्तु का बोध कराते हैं उसे वितरणवाचक सर्वनाम कहते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे सर्वनाम होंगे जो एक समय में, ध्यान दीजिएगा, एक समय में एक व्यक्ति या वस्तु का बोध कराते हैं उसे हम वितरणवाचक सर्वनाम यानी कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आइदर, आइदर का मतलब क्या होता है, या तो। नाइदर मतलब ना तो। ईच मतलब होता है क्या, प्रत्येक, ठीक है ना। ईच ऑफ दीज बॉयज डिजर्व अ रिवार्ड, इन लड़कों में से प्रत्येक इनाम के हकदार हैं। तो प्रत्येक की बात हो रही है तो ईच हमारा जो वर्ड हो जाएगा ये हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हो जाएगा। वी मे गो आइदर टुडे और टुमारो, हम आज या तो कल जा सकते हैं। तो आइदर का इस्तेमाल या तो ऑप्शन के लिए किया जाता है, या फिर ये, या तो फिर ये, ऑप्शनल के लिए, ठीक है ना। देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन को समझाने के लिए मैंने ये आपके सामने चार्ट रखा है जिससे कि आपको कन्फ्यूज़न बिल्कुल भी नहीं होने वाली है। देखिए ईच, ईच के लिए यहाँ पर प्रत्येक के लिए मैंने सिंबलाइज किया है कि यह प्रत्येक व्यक्ति के लिए इस्तेमाल होता है। आइदर, आइदर का मतलब क्या होता है कि एक के लिए इस्तेमाल होगा दूसरे के लिए इस्तेमाल नहीं होगा। ऑप्शन दो रहेंगे लेकिन आपको किसी एक को ही चूज़ करना है। नाइदर में जो भी चीज़ें होंगी वो दोनों में से कोई नहीं इस्तेमाल की जाएगी, ठीक है ना। तो इन दोनों पॉइंट्स से आप लोग समझ पा रहे होंगे कि कब हम ईच का, आइदर का और नाइदर का इस्तेमाल करते हैं। आई होप कि आप लोगों को ईच, आइदर और नाइदर की जो पॉइंट्स है वो समझ में आ गए होंगे। अगर समझ में आ गया होगा तो चैनल को लाइक कर लेंगे आप लोग और शेयर करके सब्सक्राइब भी कर लेंगे और साथ ही साथ कमेंट भी करना ना भूलें। अब बारी है आज के ज्ञान की। तो प्रसाद को इंग्लिश में क्या कहते हैं आज मैं आपको ये बताने वाला हूँ। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं प्रसाद को इंग्लिश में ब्लेस्ड फूड कहते हैं, तो ये बहुत लोगों को अभी तक नहीं पता होगा। नेक्स्ट जो वर्ड मीनिंग मैं देने वाला हूँ वो है भंडारा के लिए। भंडारा को हम लोग फिस्ट कहते हैं। तो ये दो नई वर्ड मीनिंग्स मैं आपको दे रहा हूँ जिसका इस्तेमाल आप अपने रोजाना जीवन में करें। अब बारी आती है आज के क्विज की, या फिर आज कह सकते हैं कि आप अपने प्रोग्रेस को बस चेक कीजिए कि आपने आज कितना सीख लिया है। तो देखिए मैं आपको ये टॉपिक पढ़ाया हूँ तो इस टॉपिक के अनुसार आपको यह बताना है कि यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स में क्या भरा जाएगा, ठीक है ना। और उसी प्रकार से इस फ्लावर्स के लिए ना यहाँ आर फ्लावर्स लिखा हुआ है, ये फिल इन द ब्लैंक्स है। तो आपको बताना है कि इन दोनों जगहों पर क्या भरा जाएगा। आप खुद से अपने आप को एनालाइज कीजिए और अपने प्रोग्रेस को चेक कीजिए। साथ ही साथ अगर आपको मेरे द्वारा दिया गया नॉलेज थोड़ा सा भी पसंद आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहे, और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें।